हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसको पढ़कर ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का जो सेशन है इसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी जो क्लास 11th का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसके जो वेरियस आपके पैरामीटर्स हैं या डायमेंशंस हैं उसके बारे में बातचीत कर ख़त्म की थी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग हमारे समाज में 3 कैटेगरीज आती हैं बच्चों की या फिर बढ़ते हुए बच्चों की। एक आपके चिल्ड्रंस हो गए, एक आपके एडोलेसेंट्स हो गए और तीसरा आपकी डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं। इन अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों की क्या अपनी हेल्थ नीड्स होती हैं और उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर इस सेंस में है कि इसमें आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं उनमें जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं तो चिल्ड्रंस की नीड्स एडोलेसेंट से किस तरह से अलग हो जाती हैं, और अगर एक नॉर्मल चिल्ड्रन है और एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो उसकी फिर अपनी नीड्स आपस में किस तरीके से अलग हो जाती हैं और किस पर्टिकुलर कैटेगरी को केटर करते वक्त हमको किस तरीके की बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के डूज एंड डोंट्स का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये सारा का सारा जो नॉलेज है, ये सारी की सारी अवेयरनेस वगैरह हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़कर आज के सेशन से मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस से भरा हुआ सेशन रहने वाला है। तो इन सब बातों को हम लोग आज का जो सेशन है इसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस एडोलेसेंट्स एंड डिफरेंटली एबल्ड, इसमें हम लोग इसको आज अच्छे से समझेंगे। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने हेल्थ नीड्स वगैरह जो हैं ये अलग अलग कैटेगरी जो हैं बच्चों की, इस पर ध्यान क्यों देना है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, पूरे के पूरे समाज की बात करो, इस पर्टिकुलर 3 कैटेगरी के बच्चे, ये जो आपके बच्चे हैं इनकी क्यों आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो या फिर इसके ऊपर क्यों आप इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बात करनी हो फिर सबकी हेल्थ और वेलनेस की कर लीजिए। तो बात यह है कि किसी भी समाज को उठा लीजिए उसमें बच्चों की जो हेल्थ है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है। इसकी वजह यह है कि अगर आप बचपन से स्वस्थ हैं, अगर आप बचपन से ठीक हैं, तभी आप ग्रो कर एक अच्छे और हेल्दी सिटीजन में डेवलप होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे और उसी के बाद आप अपना पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है उसको अनलीश कर पाएंगे। अब अगर इसकी जगह आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहे, अगर आप बार बार बीमार पड़े हैं, आप बार बार जो हैं अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाए, बार बार अगर आपको अलग अलग तरीके के रोगों ने अपनी चपेट में लिया है, तो आप एक इस तरीके के एडल्ट में ग्रो करेंगे जो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है और उसके चलते वो पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को जो है अनलीश नहीं कर सकता। और यही वजह है कि फिर वो अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपने समाज को, अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं दे पाएगा। तो किसी भी समाज की बात कर लीजिए, आपके समाज में एक बच्चे की हेल्थ कैसी है, अलग अलग जो कैटेगरी में आपके बच्चों को आपने डिफाइन किया है उनकी क्या हेल्थ है, ये बहुत क्रिटिकल होती है। चाहे किसी भी देश की, किसी भी समाज की बात कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट किस तरह से रहने वाला है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक बच्चे के तौर पर आपका हेल्थ किस तरीके का रहा है। अब बच्चों में भी जो हमने बोला था कि अलग चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट हो गए, डिफरेंटली एबल्ड हो गए, इनका कैटेगराइजेशन किया गया है और हर एक की आपकी जो हेल्थ की नीड्स हैं उसके बारे में फिर इंडिविजुअली बात की गई है ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाए जा सकें और वो चीजें की जा सकें कि जिससे हर इन कैटेगरी का जो बच्चा है वो ठीक रहे। तो सबसे पहले तो आपने बच्चों को किया क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आपके टॉडलर्स हो गए, यानी कि वो बच्चे जो अभी पैर और हाथ के बल चल रहे हैं या फिर अगर 2 पैरों पे चलने भी लगे हैं तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, इस तरीके के ये बच्चे हो गए। या फिर आपके जो किड्स वगैरह हो गए, इन सब लोग जो 9 साल की उम्र तक के आपके बच्चे हैं, इन सबको आपने चिल्ड्रन की कैटेगरी में जो है रखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं तो हम लोग कई बार लगभग बहुत सारी कैटेगरी के बच्चों को इंक्लूड कर लेते हैं, मगर अगर आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अनुसार चले तो चिल्ड्रन कौन होता है, वो जो बच्चा आपका जो पैदा हुआ है उससे लेकर आपका जो 9 साल तक के बच्चे हैं वो सारे के सारे चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एडोलेसेंट का जो एज ग्रुप है वो आपका 10 साल से शुरू होता है, यानी कि हर वो बच्चा जो 10 साल का है, 10 से लेकर जो 19 साल तक के आपके बच्चे हैं इनको एडोलेसेंट
की कैटेगरी में रखा जाता है। अब यही दो कैटेगरीज जो है इसके, इसी तरीके से आपका जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, आपका ये दोनों ग्रुप के जो दोनों एज ग्रुप हैं, इन्हीं एज ग्रुप्स में आपके डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की भी कैटेगरीज वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है जी। एंड डिफरेंटली एबल्ड बिलोंगिंग टू बोथ द एज ग्रुप्स। तो आपका चिल्ड्रन का मतलब क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन का मतलब हो जाएगा जो बच्चा हुआ है इन्फेंट से लेकर 9 साल तक के बच्चे, वो आपके चिल्ड्रन कहलाते हैं। एडोलेसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जो 10 साल से लेकर 19 साल तक के हैं। और डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फेंट से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे वगैरह हैं, जिनके साथ में अगर किसी तरीके की कोई समस्या है जो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, तो उनको फिर आप डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में गिनेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट यह है कि इनमें से किसी भी कैटेगरी के बच्चे की बात कर ली जाए, उनकी हेल्थ कैसी है, उनको किस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनका एजुकेशन किस तरीके का है, और ये 3 फैक्टर्स जो है प्राइमरीली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे चिल्ड्रन की बात कर लें, एडोलेसेंट की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। आप ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट किस तरीके का होगा, उनकी पूरी जो है उनका सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाता है, वो किस तरीके का रहने वाला है, डिपेंड किस बात पे करेगा? कैसी आपकी सेहत है, कितना कैसा आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, एंड किस तरीके का आपको एजुकेशन वगैरह दिया गया है। वजह यह है कि इन तीनों फैक्टर्स के चलते आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर ये तीनों फैक्टर आपको सही तरीके से सप्लाई किए गए हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चों का अच्छा होगा, और इसी के चलते फिर वो बड़े होकर एम्पावर्ड मेंबर्स बनेंगे हमारी समाज के, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर जो है एक्ट करेंगे। अब अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर में कमी आती है, इन पर्टिकुलर आपके बच्चों वगैरह को, जो भी आप अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप जो भी कर रहे हैं, इसमें अगर किसी भी इन 3 फैक्टर्स में अगर कहीं पर भी कमी आती है, तो उसके कारण होगा ये, समाज को जो एडल्ट मिलने वाले हैं उनकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा, और उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो ओवरऑल आपका जो देश है उसकी तरक्की या उसका विकास जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है कि आप बच्चों की हेल्थ के बारे में अलग से बात करें। जो सवाल मैंने शुरू में बोला था आपसे कि भाई सबकी बात कर लो, बच्चे अकेले क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकी बात करने की नौबत ही तब आ जाएगी अगर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का एडल्ट है, या फिर आज का जो एडल्ट है वो कल बच्चा रहा था। तो और अगर वो अच्छे से इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है, आपका एडल्ट अगर आज की तारीख में अच्छी परिस्थितियों में है, बढ़िया तरह से फंक्शन कर रहा है, अच्छे तरीके से उसका कंडक्ट है, हेल्थ बढ़िया है, कोई इश्यूज नहीं है, मतलब ये कि बच्चे के तौर पर उसको ये जो 3 फैक्टर्स थे, इन 3 फैक्टर्स वगैरह में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर एक एडल्ट के तौर पर आप पूरी तरह से इफेक्टिवली अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं इन 3 फैक्टर्स में दिक्कत थी, या इन 3 में से किसी एक फैक्टर में या 2 फैक्टर में दिक्कत रही होगी, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन ओवरऑल 3 फैक्टर्स वगैरह में, 3 फैक्टर में से किसी एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो ये एक बात जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। इसीलिए बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करना या एडोलेसेंट्स की हेल्थ के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको डिटेल में अलग से पढ़ रहे हैं। द क्रिटिकलिटी ऑफ हेल्थ कंसर्न्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स नीड मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सेस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिक एज एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। तो अब यहां पर ये जो बात हम लोगों ने करी कि ये 3 चीजें आप इन बच्चों को दोगे, ओवरऑल इनका डेवलपमेंट ठीक होगा और ये अच्छे नागरिकों के तौर पर निकल कर आएंगे। अब दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में जो समाज है इसमें भी कई सारी आपकी लेयर्स हैं। कई आपके जो बच्चे एकदम अपर क्लास के हैं, पेरेंट्स आपके उनके बढ़िया पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरीके से जो है इनको अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। कई आपके अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, कई आपके मिडिल क्लास में आ जाते हैं, कई आपके लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, कई एकदम आपके एकदम आपका कह सकते हैं कि आपका जो निचला तबका है उससे आ जाते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में बच्चा जो आपका है उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या एजुकेशनल स्टेटस है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर एक इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती हैं उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसलिए अलग अलग आपके जो एज ग्रुप्स हैं, अब ये बच्चे सबके सब आपके अलग अलग जो सोसाइटी के बच्चे हैं या समाज के जो अलग अलग तबकों के बच्चे हैं, इन सबके लिए आप एक ही पॉलिसी बना दोगे और लागू कर दोगे तो भी ठीक नहीं है, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपके समाज में कई सारी लेयर्स हैं, आपकी सोसाइटी में कई सारे आपके सेक्टर्स हैं, कई सारे आपके सेगमेंट्स हैं। इसलिए हर एक सेगमेंट के जो बच्चे हैं उनके हेल्थ कंसर्न्स की क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चों की एज कितनी है, कौन उनका सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है और उनके माता पिता जो उनका एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, इन बातों को भी खास तौर में ध्यान में रखते हुए आपको एक मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा, आपको एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, जिसके चलते आप इंश्योर कर सकें कि आपके बच्चे जो हैं उनको सही तौर पर ये 3 डायमेंशंस
सही तरीके से इंपार्ट किए जा रहे हों, जिससे कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े। अब हम लोग एक एक करके जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज हैं उसमें इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चों की क्या आपकी हेल्थ की नीड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर एडोलेसेंट और उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड। तो अलग अलग आपकी जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में, उनकी नीड्स वगैरह क्या है और उसको फिर ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए उसके बारे में आप थोड़ी सी बातचीत हम लोग यहां पर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो जो चाइल्डहुड होता है यानी कि आपका जो बचपन का समय है, जो आपका बाल्यकाल है, जो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन करना चाहें, ये बेसिकली वो स्टेज है लाइफ की जिसमें आपकी ज़िंदगी कितनी हेल्दी होगी या कितनी अनहेल्दी होगी, इसके फाउंडेशंस पड़ जाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा ना, बचपन में खिलाई पिलाई अच्छी करी है इसलिए ये चीज़ झेल गए या फिर ये बीमारी से निकल गए, इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। उसमें एक वर्ड आता है, बचपन में खिलाई पिलाई अच्छी करी गई है, इस तरीके से। तो पॉइंट यह है, चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज है ज़िंदगी की जिसमें आपकी ज़िंदगी कितनी हेल्दी कटेगी या कितनी अनहेल्दी कटने वाली है, इसके फाउंडेशंस जो है वो पड़ जाते हैं। फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया या सोशल आपकी हेल्थ हो गई, इसकी जो अलग अलग आपकी नीड्स होती हैं, इनके ऊपर बचपन से अगर आपने काम नहीं किया तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो बचपन से ही उसके फिजिकल नीड्स का ध्यान रखना, उसके मेंटल नीड्स का ध्यान रखना, उसके सोशल नीड्स का ध्यान रखना या फिर फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना या मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और सोशल हेल्थ का ध्यान रखना, जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका परस्पर विकास किया जाता है, तब ओवरऑल उसका डेवलपमेंट जो है निकल कर आता है। अब जब एक बच्चे की बेसिक हेल्थ की नीड्स की बात होती है, अब यहाँ पे हमने बोला कि भाई फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन और सोशल डायमेंशन या सोशल हेल्थ, तीनों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट या फिर रेलेवेंट हो जाती है। अब पॉइंट यह है कि जो बेसिक आपकी हेल्थ है, अगर हम लोग हेल्थ की बात करें और फिजिकल हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें एक बच्चे की सबसे पहले तो आपका जो प्रीनेटल यानी कि जब वो बच्चा गर्भ में था तब उसकी माँ का किस तरीके से ध्यान रखा गया, उसको कितना पोषण मिला, ये एक चीज आ जाती है। उसके बाद जब उस बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद में जो उसके शुरुआती कुछ दिन होते हैं या कुछ महीने होते हैं, उसमें किस तरीके से उस बच्चे का ध्यान रखा गया, उसकी माँ का किस तरीके से ध्यान रखा गया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद में जो अगली आपकी स्टेजेस वगैरह होती हैं जिसमें बच्चा जो है सिर्फ दूध पीता है माँ का, या फिर उसको कुछ जो है आप अलग से कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं देते हैं, अलग से कोई गेहूं चावल खाने की स्थिति में नहीं आया है अभी, तब उसको किस तरीके की जो आपकी चीजें दी जा रही हैं वो, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होकर अन्न वगैरह खाने की स्थिति में आता है, तब उसके फूड और न्यूट्रिशन को लेकर किस तरीके की चीजें की गई हैं, इन सब चीजों का उसमें उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए उसको टीके वगैरह लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली वगैरह का सोशल इन्वायरमेंट कैसा, उसका कितना ध्यान रखा गया है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके फिजिकल डायमेंशन या फिर जो बेसिक हेल्थ की नीड्स हैं उसमें आ जाती हैं। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल जो विकास है वो काफी अच्छी स्थिति में होगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं चाइल्ड की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले उसमें दो तीन डायमेंशन हैं। सबसे पहले आपका प्रीनेटल यानी कि जब बच्चा गर्भ में था तो माता को कितना पोषण दिया गया, कितना अच्छे से ध्यान रखा गया, उसका सीधा सीधा असर वो जो भ्रूण है उसके ऊपर पड़ा, जो आपका बच्चा था जिसको वो कैरी कर रही थी उसके ऊपर पड़ा। दूसरा जब पोस्ट नेटल यानी कि जब डिलीवरी हो गई उसके बाद में बच्चे की माता का क्या ध्यान रखा गया, बच्चे को आपका जो शुरुआती वक्त होता है जिसमें वो दूध के अलावा और कुछ नहीं ले सकता, उस वक्त उसका किस तरीके से जो है ध्यान और केयर किया गया। इसके बाद में उसकी इम्यूनिटी वगैरह ठीक रहा है, उसके लिए उसको टीके लगवाए गए कि नहीं लगवाए गए, वक्त वक्त पर जो अलग अलग आपकी वैक्सीन होती हैं वो करवाई गई कि नहीं करवाई गई, ये सारी चीजें जो है आपका। और इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कितना आपका पॉजिटिव फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका बेसिक हेल्थ नीड्स जो एक बच्चे की होती है। और बच्चे का मतलब क्या, जो हुआ है इन्फेंट है वहां से लेके 9 साल तक के जो आपकी कैटेगरी, 9 साल तक के आपके जितने भी लोग हैं बच्चे हैं, ये या 9 साल तक की जो आपकी कैटेगरीज में जितने भी आ जाते हैं वो सब चाइल्ड हैं, ये सारी की सारी चीजें जो उनकी बेसिक हेल्थ में आ जाती हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए हिंदुस्तान में, तो आज भी कई जो बच्चे हैं उनका बाल्यकाल में ही अगर उनकी जिंदगी चली जाती है, उनको अपनी जान जो है खोना पड़ती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन उस तरीके के डिसीजेस हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता था। इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती कई बार बच्चों में, तो उसके चलते इस तरीके के जो आपके रोग वगैरह हैं, इस तरीके के आपके जो डिसीजेस हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता था टीके वगैरह लगा के। आज भी क्योंकि कई जगहों पे बच्चों को वक्त पर टीके नहीं लगते हैं, तो उसके चलते इस तरीके के जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस वगैरह हैं जैसे मीजल्स हो गया, ये आज भी बच्चों का बड़ी मात्रा में जो है किलर है। आज भी इनके चलते कई आपके जो 9 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इन्फेंट से लेकर 9 साल से कम उम्र तक के जितने भी बच्चे, उनमें से कई जो हैं बड़ी मात्रा में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो
इस तरीके भी, ये भी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंटेबल डिसीजेस वगैरह जो हैं उसके टीके लगाने की ही कई लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है। अब ये उसकी हेल्थ नीड्स का एक बहुत बड़ा वायलेशन है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपका इनका ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को टाइम टू टाइम आपके टीके लगते रहें, हर तरीके का जो बच्चा है उसको वैक्सीनेशन में कवर किया जाए, ताकि इस तरीके के जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता था उनके कारण कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो। मीजल्स जैसा डिसीज जिसको एक टीका लगाकर जिससे बचा जा सकता था आसानी से, उसके बाद जिंदगी में वो कभी नहीं होता, वो कई सारे बच्चों को लील जाता है, कई सारे बच्चों को खा जाता है, इसीलिए कई सारे बच्चों की जिंदगियां जो है निकल जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके टीके वगैरह नहीं लगवाए गए। तो इस तरीके की चीजें जो है टालना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत रेलेवेंट हो जाता है अगर आप बच्चों की हेल्थ वगैरह जो है उनकी नीड्स वगैरह को ध्यान में रखकर अगर अपना जो है पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं। मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज कंडीशंस लाइक डायरिया, pneumonia and fevers which occur due to lack of immediate treatment by the family and non availability of adequate health services। तो आपका एक प्रिवेंटेबल डिसीजेस वगैरह हुए, प्रिवेंटेबल डिसीजेस वगैरह के कारण जिन बच्चों की जिंदगी चली गई है उनको अगर आप एक तरफ हटा दें, प्रिवेंटेबल डिसीजेस यानी कि जिनके टीके लग जाते तो बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, उससे कारण बड़ी मात्रा में जो है बच्चों की डेथ होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसके कारण बच्चों की में या तो मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलती है या मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अगर आप या तो पूरी तरह से हेल्दी ना हो या फिर अगर आप अपंग हो जाओ किसी डिसीज के चलते, किसी आपका बीमारी वगैरह के चलते, पूरी तरह से अगर आप स्वस्थ ना रह पाओ तो वो मॉर्बिडिटी की कैटेगरी में आता है। तो मैक्सिमम अमाउंट में जो बच्चों की मोर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कई सारे ऐसे डिसीजेस वगैरह थे अगर जो हुए, ऐसे नॉर्मल जो आपकी डे टू डे बीमारियां अगर वो हुई तो लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया, फैमिली वाले जो टाइम से जो है आपका हेल्थ केयर के लिए नहीं ले गए, इसके चलते भी कई बार जो है अगर आपके या फिर कई बार अगर गांव में या कहीं पे अगर आप इस तरीके की हेल्थ सर्विसेज ही नहीं थी जो इस तरीके के डिसीजेस जिनका टाइम से इलाज हो जाता है, डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, कोई बीमारी वगैरह, कोई बुखार वगैरह आ गया, इसका अगर टाइम से इलाज हो जाता तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था। या तो लोग जो है टाइम से लेकर नहीं गए या फिर अगर लेकर गए तो एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज ही नहीं थी जो उसका इलाज कर सकती हैं, तो उसके चलते भी कई बड़ी मात्रा में जो है बच्चों की आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने के लिए मिलती है। अगर मोर्टेलिटी नहीं है, किसी तरह से अगर बच भी गया तो फिर वो मॉर्बिडिटी आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको अक्षमता या फिर अपंगता जो है वो समझ में आती है। इसके अलावा कई बार यह भी होता है कि अगर आपकी जो रहने की परिस्थितियां वो ठीक नहीं है या फिर अगर बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं इनका ध्यान नहीं रखा गया, टीके नहीं लगवाए गए या फिर इस तरीके से जब बीमारी होने पर आपको टाइम से डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, सही तरीके का पोषक आपने खाना वगैरह नहीं दिया, इसके चलते भी जो है बच्चों की स्थितियां खराब होती हैं। इन फैक्टर्स का भी जो है ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स या इन सारे लेट से सारे के सारे हर्डल्स को अगर बच्चों ने पार कर भी लिया तो कई बार होता यह है कि जब तक वो स्कूल पहुंचने की स्थिति में आते हैं, 5-6 साल के जब तक वो होते हैं, 4-5-6 साल के जब वो स्कूल जा सके, तब तक बहुत से बच्चे अंडरवेट होते हैं, यानी कि उनके उम्र के हिसाब से और उनकी हाइट के अनुसार जो उनका वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उतना वेट ही नहीं होता। कई सारे बच्चे आपके मैलनरिश्ड होते हैं, और मैलनरिश्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, आप मानसिक तौर पर भी जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। तो कई बार चीजों को समझने में भी जो है दिमाग आपका अक्षम हो जाता है, कई बार आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज जो है उस पर भी असर पड़ता है, एंड कई सारी तरीके की मल्टीपल इलनेस के लिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं और वक्त वक्त पर आप जो है बीमार पड़ते रहते हैं। इस तरीके की चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को कुल मिला के यहाँ पर जितना डिस्कशन हमने किया है उससे एक बात समझ में आती है, ये सारी की सारी डिस्कशन से एक बात समझ में आती है कि वक्त पर अगर वैक्सीन लग जाते तो कई सारे प्रिवेंटेबल डिसीजेस के चलते जो बच्चों की जिंदगियां गई उनको बचाया जा सकता था या बचाया जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई बीमारियां हो गई हैं उनका टाइम से अगर इलाज हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज अगर हेल्थ सर्विसेज अगर मिल जाए तो उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी तरह से अगर उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक ठाक हों और बेसिक नीड्स वगैरह जो हों उनकी अगर उनको टाइम टू टाइम मिलती रहें तो उनकी लाइफ में जो है इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर इस तरीके के हर्डल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज वगैरह बनाई गई तो वो जब तक स्कूल पहुंचेंगे तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, अंडरवेट होने की, मैलन्यूट्रिशन होने की, ये सारी की सारी चीजों से, समस्याओं से उनको बचाया जा सकता है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों का सार या फिर इसकी समरी ये निकल कर आती है कि एक बहुत अर्जेंट नीड है इस चीज की कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई जाए। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, जो बच्चे के अलग अलग जो आपकी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर काम करती हो। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायमेंशन पर फोकस करे, सिर्फ अगर आपने वैक्सीनेशन पे फोकस किया बाकी सब छोड़ दिया, या फिर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने में लगे हो बाकी सब आप भूल गए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करे कि जितने भी आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की पूरी आपका जो विकास है, अपब्रिंगिंग है, उसके ऊपर असर डालते हैं, उन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखकर काम किया जा सके। इस तरीके की एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिसके और सबसे बड़ी बात
इसको बना के आप करना क्या चाहते हैं? इसको बनाकर आप ये इंश्योर करें कि जो हेल्थ की नीड्स हैं किसी भी बच्चे की या चिल्ड्रन की ओवरऑल, उनको लेके आपके पास में एडिक्वेट व्यवस्था हो। जिस तरीके से अपने पास जब कोरोना आया और अपन बिल्कुल तैयार नहीं तो अपनी हालत खराब हो गई, वैसा नाटक नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि कोरोना तो चलिए एकदम से वो आ गया, उसके बारे में अपने पास में पहले से कुछ नहीं था, मगर ये चीज के बारे में अपने पास में अच्छी खासी नॉलेज है, अपने पास में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया डेटा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई जाए, इस तरह से डेवलप की जाए कि बच्चों की जो हेल्थ की नीड्स वगैरह हैं, जो उन सब चीजों का ठीक तरीके से ध्यान रखा जा सके। Besides ensuring availability of quality health and nutritional services, reducing mortality rates and improving access to education and skill development should be given priority। तो अभी तक की जितनी बातचीत अपन ने करी स्ट्रेटेजी वगैरह से, सबसे पहली चीज तो क्या, हेल्थ की नीड वगैरह जो है आपकी, उसके लिए अपने पास में एडिक्वेट रिस्पॉन्स और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी ये कि आपने ये इंश्योर करना है, ये तो आप करोगे कि भाई आपके पास में क्वालिटी हेल्थ वगैरह इंश्योर कराने के लिए सारी की सारी व्यवस्था है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सर्विसेज वगैरह आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। इस तरीके के प्रयास किए जाएं कि बच्चों के जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो कम किए जा सकें। ये सब तो आपको करना ही करना है। आपकी जो ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, इसके तहत आपको ये तो करना ही है, क्वालिटी हेल्थ वगैरह जो है उस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए अब आपको गाँव में जो है जाके अगर आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना पड़े, खोलिए। वहां पर आपको जो दवाएं वगैरह लेकर जानी है लेकर जाइए। वहां पर आपको जो भी टीके वगैरह देने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाए जाएंगे, सब करिए। मिशन इंद्रधनुष करके बाकायदा एक प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें बड़े लेवल पर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आपका प्रोग्राम है जिसमें इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की मल्टी प्रोंग पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत आप क्वालिटी हेल्थ देना चाहते हो। न्यूट्रिशनल सर्विसेज वगैरह को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाकायदा मिड डे मील शुरू कर दी है, जिसमें बच्चों को एक वक्त बढ़िया पोषण वाला खाना जो है खिलाया जा रहा है। जो बच्चे हैं, जो भी आपके स्कूल आते हैं, उनको बढ़िया गरम हॉट कुक मील्स वगैरह जो है दी जा रही हैं, जिससे अगर वो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर 2 जून की रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कम से कम बच्चे को एक मील पूरी मिले जिससे उसके विकास में कुछ योगदान हो सके। अब जैसे जैसे देश में और आपका आर्थिक तौर पर विकास आएगा तो 1 से 2 मील की भी व्यवस्था की जाएगी और आपके ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी किया जाएगा। सारी चीजें जो है की जाएंगी। तो न्यूट्रिशनल सर्विसेज को ध्यान में रखकर आपकी मिड डे मील्स वगैरह चलाई जा रही हैं। मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने के लिए आपकी कई सारी योजनाएं चलाई गई। जैसे अब जब एक बच्चा जो है प्रीनिटल, उसके केयर के लिए जब एक महिला जो है अगर वो कंसीव करती है तो उसको ध्यान में रख के कई सारी योजनाएं, जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में फिर जो है उस चीज को ध्यान अच्छे तरीके से जो है डिलीवरी के बाद में उसका और बच्चे का ध्यान रखा जा सके, उसके लिए योजनाएं कई सारी जो है आपकी योजनाएं इस तरीके की चलाई जा रही हैं जिससे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी वगैरह जो है कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, मगर साथ ही साथ आपकी ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, अब जब बच्चा फाइनली स्कूल पहुंचेगा तो सही तरीके का एजुकेशन उसको मिल सके। अब हर बच्चा भी ऐसा नहीं है कि एकदम आपका आइंस्टीन होता है। कई सारे बच्चे पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं होते हैं, आप बेसिक एजुकेशन के बाद अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले हैं, तो इस तरीके के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट कराया जा सके ताकि फिर वो अगर किसी तरीके की स्किल या कोई कौशल अगर उनको मिलता है तो उसकी मदद से फिर वो कोई काम वगैरह शुरू कर सकें और अपना जो घर है उसके लिए फिर वो कंट्रीब्यूट कर उनको जो है पॉवर्टी से निकाल सकें, या उनकी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उनको ज्यादा बेटर परिस्थितियों में लेकर जाने की वो काम वगैरह कर सकें। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रेलेवेंट हो जाती हैं इस तरीके की स्ट्रैटेजीज वगैरह में जिनको बनाया जाता है बच्चों के सर्वांगीण विकास को या फिर ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारे फैक्टर्स वगैरह हैं। एक तो बचपन में से लेकर बड़ा होने तक में क्वालिटी हेल्थ, न्यूट्रिशनल सर्विस और आपकी मोर्टेलिटी रेट को कम करने पर फोकस है। साथ ही साथ क्वालिटी आप स्किल एजुकेशन देते जाइए और क्वालिटी एजुकेशन देते जाइए और स्किल डेवलपमेंट करते जाइए प्रायोरिटी बेसिस पर, ताकि अगर लोग स्कूल से ड्रॉप आउट होते भी हैं 8वीं के बाद 10वीं के बाद तो कम से कम वो किसी कौशल वगैरह की मदद से अपना कुछ काम वगैरह शुरू कर सकें। अब ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ चिल्ड्रन मस्ट अंडरगो द एंटायर कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड दिस प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। अब पोलियो की जैसे आपकी दवाइयां आपको देनी ही देनी है, इसके बाद में आपके जितने वैक्सीन टाइम टू टाइम लगने हैं वो सारे लगने ही लगने हैं। इन सब का भी जो है ध्यान रखा जाए और बाकायदा मिशन इंद्रधनुष वगैरह चला के सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका जो है वैक्सीनेशन वगैरह कर रही है, जिसकी मदद से बच्चों को इन सारी चीजों से, ये जो आपके जो प्रिवेंटेबल डिसीजेज वगैरह इनसे बचाया जा सके और इफेक्टिवली जो है उनके फिजिकल नीड्स वगैरह का ठीक तरह से ध्यान रखकर उनका सर्वांगीण विकास वगैरह कराया जा सके। तो अब ये सारे के सारे जो गोल्स वगैरह हम लोगों ने जिनकी बात करी है, इन सारे गोल्स को अटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे ज्यादा एसेंशियल ये है, सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है वो तो कर ही रही है, मगर लोगों को भी जो है इसके बारे में आपको अवेयर करना है। अब आपने हेल्थ केयर सरकार बना दिया अच्छे तरीके का, आपने जो है गांव वगैरह में बढ़िया डिस्पेंसरीज वगैरह खुला दी, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पे कितनी सारी बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। अब
वो ये सोच रहे हैं कि कभी कुछ थोड़ा बहुत बेसिक हो गया तो उसी का यहाँ पे है, बाकी जो बच्चे वगैरह हैं उनके लिए तो ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर इस तरीके से उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था है, प्राइमरीली बच्चों को ध्यान में रखते हुए काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तब तक वो इसका फायदा नहीं उठा सकते। अब उनको अलग अलग स्कीम्स के बारे में नहीं पता है तो फिर वो बच्चों को जो है उनका फायदा नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा तो अवेयर होता नहीं है इन सारी चीजों को लेके। आपका अवेयर जो है उसके जो गार्जियन है या उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, या फिर उनके आसपास रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा जो उनको मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को अल्टीमेटली इन सारे बेनिफिट्स वगैरह को दिलवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सारे गोल्स को जिनके बारे में हमने बात करी, इनको अटेन करने के लिए सबसे एसेंशियल चीजों में से एक चीज जो हो जाती है वो है अवेयरनेस। आपको लोगों में अवेयरनेस जगाना पड़ेगी कि और इसके एक तो ये आपको करना ही करना है, आपको अवेयरनेस वगैरह जो है वो जगानी पड़ेगी। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेरेंट्स को लेके ये अवेयरनेस वगैरह जगानी है, या फिर जो पेरेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में आपको बताना है, या उसके आसपास के लोगों को, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में बच्चों से आता है, और वो जब देखेगा कि किसी बच्चे के साथ में कोई चीज की डेफिशिएंसी, और अगर वो अवेयर हुआ तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड अगर बंदा है वो अपनी तरफ से पुश करके एफर्ट दिलवा के लगा के इन बच्चों को जो है वो बेनिफिट्स वगैरह दिलवा सकता है, जो सारे के सारे बेनिफिट्स वगैरह के लिए वो बच्चा एंटाइटल्ड है। अब अगर इन सारे एज ग्रुप के लोगों को आप इस तरीके से अवेयर करवाएंगे तो फिर ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपकी नीड्स वगैरह हैं बच्चों की, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशनल सर्विस वगैरह से रिलेटेड हो, वो वक्त पर जो है उनको मिल सकें, और वो अपना उनका जो भी डेवलपमेंट वगैरह है, जो भी उनका हेल्थ वगैरह है, उसमें सही तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सके। द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस must make sure that these services are availed by all including the marginalized section of the society। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अवेयरनेस वगैरह फैलाने के साथ साथ ये अब आपकी सरकार की और गवर्नेंस की जिम्मेदारी बन जाती है, जो ये सारा का सारा प्रशासन चला रहे हैं, आपकी आईएएस हो गए, जितने भी दूसरे बाबू हो गए, और जो भी आपकी लोअर आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई, इनकी बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो लोग इस बात को इंश्योर करें, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जो है इंश्योर करें इस बात को कि ये सारी की सारी सर्विसेज वगैरह जो हैं, जितने भी आपके लोग हैं जो इसके लिए एंटाइटल्ड हैं, जितने भी आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन सब तक ये पहुंच रही हैं, और वो समाज के हर सेक्शन को टच कर रही हैं। स्पेशली अगर आप लोअर या क्लासेस की अगर बात करते हैं, वहां तक ये सारी की सारी चीजें पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी कैटेगरीज के जो लोग हैं, अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात करें, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास की भी अगर आप बात करते हैं, तो लोग जनरली अवेयर होते हैं और इस तरीके की फैसिलिटीज वगैरह का फायदा उठाते हैं। मगर एकदम ही अगर जो आपका गरीब तबका है, जो एकदम मजदूर तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन चीजों को लेके ना तो अवेयर होते हैं और कई बार वो इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो इंश्योर करना अब ये आपके प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सारी की सारी फैसिलिटीज वगैरह आपके घर घर पहुंचे और समाज का हर जो सेक्शन है उस तक ये सारी की सारी फैसिलिटीज वगैरह पहुंचे, ताकि वो इनका फायदा उठा सकें। और उनके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों से जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जो उनके विकास में बाधा डाल सकती हैं, उनसे निकल सकें और एक अच्छे डेवलपमेंट के साथ में देश का एक रिस्पॉन्सिबल और एक आप कह सकते हैं फ्रूटफुल या फिर इस तरह से कह सकते हैं प्रोडक्टिव यूथ जो है उसको उसके बनने की दिशा में वो आगे बढ़ सके। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेल्थ नीड ऑफ एडोलेसेंट्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ये जो अपने एडोलेसेंट्स हैं इसके बारे में हमने बात करी थी कि वो सारे बच्चे जो 10 से लेके 19 साल के बीच के एज ग्रुप के आते हैं उनको हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं। अब इंडिया की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये जो एज ग्रुप है वो इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 1/5 बनता है, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चंक कौन है, वो हमारे एडोलेसेंट हैं, यानी कि वो बच्चे हैं जो 10 साल से लेके 19 साल के बीच में लाई करते हैं। अब एडोलेसेंट जो है बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जब आप बचपने से एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा ना। इस फेज में आपको पूरी तरीके से ये बोला जा सकता है कि अब आप बच्चे हैं, ना पूरी तरीके से आपको ये कहा जा सकता है कि आप एक पूरी तरह से वयस्क हो गए हैं या फिर आप एक एडल्ट बन गए हैं। ये उन दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज है। आपने कई बार सुना होगा फिल्मों में या फिर लोगों को बोलते हुए कि भाई अब तुम बच्चे नहीं हो या फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो वो जिस पर्टिकुलर अवस्था की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फेज की बात कर रहे हैं, वो आपका एडोलेसेंस का फेस होता है। इनको अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप पूरी तरह से वयस्क हो गए, बड़े हो गए हो, ये बात समझ में आती है आपको, कई लोग कहते होंगे, मगर आपको पूरी तरह से वयस्क हो गए हो ऐसा भी जो है कोई नहीं कहता, क्योंकि ये पीरियड या फिर एक फेज ऐसा है जिसमें आप एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन के फेज में जा रहे हो और आपका ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर फेज में हो रहा है, मगर आप पूरी तरह से भी एडल्ट हुए नहीं हो। अब ये फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फेज इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फेज है जिंदगी का, जिसमें आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। आप क्या हैं, आप
अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं सोसाइटी में, आप अपनी क्या स्टैंडिंग देखते हैं, आप ज़िंदगी में आगे जो है अपने आप को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों की अगर बात की जाए तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होना जो है शुरू हो जाती हैं। और इसलिए ये फेज़ एक बहुत क्रिटिकल फेज़ जो है माना गया है। अब इस पर्टिकुलर सेल्फ आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये फेज़ बहुत क्रिटिकल है, सेल्फ आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कि आज आपने कल तक आप अपने बारे में कुछ और सोच रहे थे, आज आप एडोलेसेंट हो गए तो आज आपकी जो है अपने बारे में सोच ऑल टुगेदर बदल जाएगी। ये जो सेल्फ आइडेंटिटी की तलाश होती है, आप कौन हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी क्या स्टैंडिंग रखना चाहते हैं समाज में, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, क्या परसीव करते हैं, जब इन सारी चीज़ों की बात की जाती है तो ये जो प्रोसेस है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी एक्वायर करने की, इसमें आपको एक सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आती है पहले अपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस को लेकर, और उसी सब के नतीजे में अल्टीमेटली आप अपनी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी को रियलाइज करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, लेट्स से लक्ष्य का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर था, वो पहले, अब जब वो बड़ा हो रहा है, अब उसे वो हर चीज़ को लेकर डायरेक्शन लेस है, वो क्या करना चाहता है वो उसको लेकर डायरेक्शन लेस है, वो कॉन्फिडेंस को लेकर डायरेक्शन लेस है, वो सेल्फ एस्टीम को लेकर डायरेक्शन लेस है। उसके पिताजी उसको सुना देते हैं, उसकी साथ में जो उसके दोस्त हैं वो उसको हड़का देते हैं, कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है, वो किसी को जवाब नहीं दे पाता, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर अल्टीमेटली एक दिन दोस्तों के दबाव में आके वो डिसाइड कर लेता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। अब वहाँ जब वो आर्मी में जाता है, फिर भाग कर आ जाता है, फिर चला जाता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आप लोगों ने देखी होंगी। मगर अल्टीमेटली उसके बाद जब वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने बारे में एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, और अल्टीमेटली फिर वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की जो है तलाश करता है। वजह यह है कि यहाँ पर जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल, जितने भी चेंजेस वगैरह आ रहे थे वो इन सारे चेंजेस को समझ पाया, इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर हो पाया और एक अच्छा अफसर बन के निकला, और साथ ही साथ उसने अपनी जिंदगी में एक अच्छा करियर वगैरह बनाया। तो खैर ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप जिंदगी के किसी दूसरे फेज में हो, आप किसी दूसरे स्ट्रीम में चले गए हो, तो उसमें भी अगर आपके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं उस सब की मदद से अगर आप अपने आप को जान पा रहे हो, इन सारे एस्पेक्ट्स वगैरह को समझ पा रहे हो, उसके चलते आप अपने बारे में एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हो, तो वो फिर आपको एक सेल्फ आइडेंटिटी देता है। ये आई का जो भाव है, मैं का जो भाव है, ये आपके अंदर फिर यहां से जनरेट होना शुरू होता है। अब इसको कई लोग सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं, कई लोग इसको ईगो भी बोलते हैं, डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से देखते हैं। अब ये फेज एक ऐसा फेज भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लर्निंग टू निगोशिएट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ बीइंग एडल्ट्स। अब ये एक ऐसा फेज भी है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एडल्ट बन रहे हैं या फिर आप एडल्ट बनने की तरफ जा रहे हैं तो उसका सामाजिक और मानसिक तौर पर आपको क्या डिमांड्स हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। एक एडल्ट के तौर पर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जो एक बच्चे के तौर पर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडोलेसेंट वो फेज आ जाता है जिसमें सोशल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स एक एडल्ट के तौर पर क्या होती हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कई सारे इश्यूज वगैरह अब आपके सामने जो हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आ जाते हैं जिनके साथ में आपको कोप अप करना पड़ता है। जैसे कि आप कई लोग जो है इंडिपेंडेंस की जो है तलाश करने लगते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हर बात पे उनको टोका ना जाए, बात पे रोका ना जाए, वो अपने मन मर्जी से फैसले ले सकें। अब कई बार इसमें व्यक्ति गलतियां भी कर जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, उम्र बड़ी ऐसी है, कच्ची उम्र भी कहते हैं कई बार इसे। तो अब इस तरीके के इश्यूज में कि आपको कितनी इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए और कितनी नहीं दी जानी चाहिए, इस तरीके के इश्यूज के साथ में आपको कोप अप करना पड़ता है। लोग कई बार रेबेलियस हो जाते हैं, यहाँ पे सुनते नहीं हैं और आप जो है बागी हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें होने लगती हैं। ये हो गया, इंटीमेसी हो गई, पीर ग्रुप डिपेंडेंस हो गई, आपके साथ के जो लोग वगैरह हैं उनके, आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना, उनके ऊपर आपका कितना इंटरडिपेंडेंस है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं इसको भी इस पर्टिकुलर फेज में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और अकॉर्डिंगली आपको जो सपोर्ट हर एक इस कंसर्न से रिलेटेड जो चाहिए है वो भी देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एडोलेसेंट में जो है आपके साथ में किसी तरीके का कोई इशू ना आया और आपका जो डेवलपमेंट वगैरह है वो ठीक तरीके से होता रहे। अब कई बार ये भी होता है कि आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। जैसे अब आप एडल्ट बनते हैं तो लड़कों के केस में आवाज भारी होने लगती है, आपकी बॉडी में कई सारे जो हैं आपको फर्क समझ में आने लगते हैं। यही बात लड़कियों के साथ में भी होती हैं। तो ये तो खैर फिजिकल चेंजेस हो गए, मगर साथ ही साथ आपके इमोशनल और आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अब कई बार बच्चे जो हैं इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि एकदम से ये आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके सोचने के तरीके में, आपके बिहेवियर में, आपके कंडक्ट में एकदम से ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है। 10, 12, 14, 15, 16 साल की जिंदगी तक तो ये सारी चीजें नहीं करी थी, अब एकदम से आप एक अलग तरीके से बिहेव करने लगते
लगते हो और लोगों को देखने का आपका नजरिया जो एकदम से बदलता है, तो ये एकदम से जो सडन चेंजेस वगैरह आते हैं आपकी बॉडीज में या माइंड्स में, ये इनको लेकर भी जो है आपके एडोलेसेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसके नतीजे में होता यह है कि ये कई सारे जो है डाउट्स वगैरह से और कई सारे कंसर्न्स वगैरह से जो है घिर जाते हैं और कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह से भी जो है ये घिर जाते हैं। और इन सब चीजों को जो है एड्रेस करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि एडोलेसेंट के फेस में एक बच्चा जो है स्मूथली उसको जो है निकाल के ले जाए, वो बिना मतलब में किसी तरीके की समस्याओं को शिकार ना बने। कई सारे एडोलेसेंट्स वगैरह जो हैं उनको टेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है, वो स्ट्रेस की प्रॉब्लम से जो है घिर जाते हैं, अलग अलग ओकेशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। कुल मिला के एक बिहेवियर जो आपको समझ में आता है इस बच्चे के साथ में दिक्कतें हो रही हैं, ये पूरी तरीके से जो है नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। कई लोगों के मन में ये कंसर्न आ जाता है कि यार वो तो कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं, बाकी सारे लोगों की हाइट उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, तो उस चक्कर में जो है थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगते हैं। या फिर दूसरे तरीके के जो आपके बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उनको लेकर उनके मन में एक अजीब तरीके के भाव आने लगते हैं, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, इस तरीके की समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग जो हैं अपने चेहरों पर जो पिंपल्स आने लगते हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जबकि ये बहुत कॉमन बात है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको उस फेस के पहले कभी महसूस नहीं हुई होती, और जब आप उस फेस से निकल जाते हो, पलट कर देखते हो तो लगता है कि यार कितनी छोटी सी बात थी, इसको लेकर इतना ज्यादा जो है स्ट्रेस लिया करता था। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंट्स की, इनको डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। अब यही वो एक वक्त होता है, अब ये जो है एडोलेसेंट का ही जो टाइम है, यही वो टाइम होता है जिसमें कई सारी ऐसी टेम्पटेशंस भी आपके अंदर आती हैं जिसके चलते आप कई बार कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट करने की जो टेम्पटेशन आती है कि चलो यार हर चीज एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार जो है आप हर चीज ट्राई करके देखते हैं। इसके चलते कई बार आप ऐसी चीजों में भी पड़ जाते हैं जो गलत होती हैं, जिसका आपके ऊपर नुकसान, जिसका आपको गलत नुकसान होता है। और कई बार आप जो है इसके चलते नेगेटिव बिहेवियर्स वगैरह भी जो है शो करते हैं, आप नेगेटिव बिहेवियर में भी जो है इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। जो कॉमन चीजें एडोलेसेंट में देखी गई हैं नेगेटिव बिहेवियर की जब बात की जाती है, आप अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, आप उनसे बचने लगते हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं करते और आप बातें छुपाने लगते हैं, जो है आप अवॉइड करने लगते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। अब आपका जो पीर ग्रुप है उनके साथ में उनके साथ उठना बैठना बढ़ जाता है, उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है और इसके चलते कई बार आप कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं। कई बार आप ऐसी चीज है, लेट से मेडिकली कोई बदलाव आपके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है फिजिकली, अब उसके बारे में जो आपके पीर ग्रुप के बच्चे हैं वो भी आप ही की उम्र के हैं, किसी ने कुछ सुना है, किसी ने कुछ सुना, और सब लोग जो है अपने अपने तरफ से किसी चीज का कुछ वर्जन दे रहे हैं। हकीकत पूरी तरह से किसी को नहीं समझ में आ रही है, तो सबके मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, किसी के मन में किसी तरीके का कंफ्यूजन है, किसी के मन में किसी तरीके का कंफ्यूजन है। इसके चलते होता यह है कि अब आपको क्योंकि क्लियर जवाब नहीं मिल पाते तो आपके लिए सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाती हैं। हालांकि इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है, अगर आपको अच्छा पीर ग्रुप मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर। मगर अगर आपको अच्छा पीर ग्रुप नहीं मिला है, अगर अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे दोस्त नहीं मिले, तो कई बार उसके असर इस तरह से पड़ते हैं लोगों के ऊपर कि वो बहुत नेगेटिव किस्म का बिहेवियर जो है अपना लेते हैं। जो भी चीजें हैं, मगर ये सारी जो भी होता है डिपेंडिंग अपॉन ऑन द पीर ग्रुप, कि आपको अच्छा पीर ग्रुप मिला है या बुरा पीर ग्रुप मिला है, मगर इसका एक प्रभाव एडोलेसेंट की एज में लोगों के ऊपर देखा गया है, बहुत ज्यादा कॉमनली जो है इस चीज को महसूस किया गया। चले अब इसी में जो है, अब ये एडोलेसेंट में जो हम लोगों ने बात करी कि कई बार जो है लोग पीर ग्रुप के चलते नेगेटिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं और गलत सलत काम करने लगते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है ड्रग अब्यूज। लोग जो है बहुत आसानी से ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ, टोबैको की तरफ जो है जाने लगते हैं, और मैक्सिमम लोग जो इस पर्टिकुलर वक्त में ड्रग अब्यूज वगैरह के केसेस वगैरह में फंसते हैं या ड्रग अब्यूज वगैरह के शिकार होते हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या वजह थी कि आप ड्रग अब्यूज में आ गए, आप एल्कोहलिक हो गए, या फिर आपने टोबैको का सेवन शुरू कर दिया, या फिर आपने और ज्यादा जो है नार्कोटिक से रिलेटेड सब्सटेंस लेना शुरू कर दिए, मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है कि पीर ग्रुप में कोई ना कोई करता था, उसने बोला कि तुम भी ट्राई करके देखो। अब हमने मना किया तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो पीर प्रेशर में आके भाई हम लोगों ने जो है इस चीज को शुरू कर दिया, फिर लत लग गई। तो ये बहुत कॉमन एक एक्सक्यूज है या फिर एक बहुत कॉमन जो है कॉज बताया जाता है इस तरीके की चीजों के शिकार, या इस तरीके के जो व्यसन करने वाले लोग हैं उनके ये जितने भी व्यसन करने वाले लोग हैं उन्होंने जो फैक्टर्स बताए जिसके चलते ये चीज हुई है, सबसे कॉमन जो है वो यही है कि पीर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आपके ऊपर पड़ता है।
तो कई बार अब लेट से आपको किसी ने बोला, दोस्तों ने, कि भाई चल एक बार ट्राई करके देखते हैं, या फिर चलो एक बार तो लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, ये और वो, इस तरीके से। अब लेट से बच्चों ने दबाव में कोई चीज कर ली, एडोलेसेंट की एज में आपने अगर इस चीज को कर लिया, अब यहां से चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इन चीजों के एडिक्ट हो जाओ, आप स्मोक करने लगो, आप ड्रिंक करने लगो, अलग अलग तरीके के जो ड्रग्स होते हैं और सब्सटेंस अब्यूज होता है, आप उसकी तरफ जाने लगो, और इस सारी चीजों के चलते आपके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो जाए। शुरुआत में कई बार यह भी होता है कि जो आपके यंग लोग होते हैं वो इसको फन के लिए लेते हैं या फिर रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, क्योंकि इससे होता क्या है, दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है इस तरीके की, या आपके रिलैक्सेशन वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल करने लगो। कई बार टेंशन और स्ट्रेस के चलते आप इसको लेने लगो, मगर होता यह है फिर वक्त के बाद धीरे धीरे इसकी लत पड़ जाती है, और इसकी फिर आदत अगर एक बार पड़ गई, आप एक बार इसके एडिक्ट हो गए, तो फिर इसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह है कि फिर आपको भयानक बीमारियां जो है वक्त के साथ में लगने लगती हैं। एडिक्शन के चलते अगर आपका एडिक्शन अगर पूरा नहीं होता, तो लोगों का बिहेवियर जो है वो बहुत बुरी तरह से बदलता है। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि शराब पी के किसी ने किसी के साथ में कुछ गलत काम कर दिया, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने अपने घर पर जो है मर्डर्स तक जो है लोग कर देते हैं। इस तरीके की चीजें सब जो है, इसके पीछे ये इस तरीके के व्यसन और इनका जो भयानक एडिक्शन हो जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा है, अनफॉर्चुनेटली द अर्लियर वन गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ सब्सटेंस मिसयूज, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ एडिक्शन एंड द सीरियस डिसीजेस लाइक कैंसर एंड हार्ट डिसीज ड्यूरिंग एडल्ट एज। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितना जल्दी इस तरीके की चीजों में पड़ता है, यानी कि जिसको जितना जल्दी इस तरीके की हैबिट्स लगती हैं, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, सब्सटेंस अब्यूज की, जितनी छोटी उम्र से वो ये करने लगता है, एडोलेसेंट में 15, 16, 17 की उम्र में जितना जल्दी आप ये करने लगते हो, उतना जल्दी जो है चांसेस बनते हैं इस चीज के एडिक्शन के, इस चीज की लत लगने की। और एक बार अगर आपको इसकी लत लग गई, एक बार अगर आपने इसकी लत पकड़ ली, तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल है। होगा ये कि फिर जब आपकी एडल्ट एज आएगी, 30s में या 40s में आते आते आपको बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां लगने के चांसेस बन जाते हैं। सबसे कॉमन होता है कैंसर, और कैंसर में भी लंग का कैंसर जो है बहुत कॉमन है, ब्लड का जो कैंसर है वो बहुत कॉमन है। इस तरीके के कैंसर वगैरह जो स्मोकिंग और इन चीजों से होते हैं, ड्रग्स वगैरह के अपने नुकसान जो होते हैं, इन सब के चलते ये सारी चीजें होने लगती हैं। हार्ट डिसीज हो जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आने लगती हैं, और इन सब के नतीजे में आपकी जो जिंदगी एक हेल्दी होनी चाहिए थी, आपका जो स्वस्थ लाइफ आपको एक एडल्ट के तौर पर जीनी चाहिए थी, वो रुक जाती है। अगर फैमिली तब तक बन गई तो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, कहीं ना कहीं आप बुरी स्थिति में जो है फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंट में आपने ध्यान नहीं रखा और गलत आदतें डाल ली, गलत व्यसन डाल लिए, जो फिर अपना असर जो है लेटर लाइफ में बहुत बुरी तरह से, बहुत विकृत शक्ल के रूप में आपको दिखाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जो मेजर हेल्थ इश्यूज हैं जो एडोलेसेंट्स वगैरह के एज ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको आदतें लग गई और जिसके चलते एडल्ट के रूप में आपको जो समस्याएं होंगी वो तो अलग ही बात है, मगर जो मेजर हेल्थ इश्यूज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिसीज ही आपको हो गया या आप किसी बीमारी के शिकार हो, मगर अगर आप एडोलेसेंट के ग्रुप में हो तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ इश्यूज वगैरह आपके सामने आते हैं, सबसे पहला तो एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आता है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में यह है कि आपको सही मात्रा में वो पोषण नहीं मिलता जितना आपको चाहिए है, या फिर जितना पोषण आपको चाहिए है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो वो भी चीज जो है ठीक नहीं है। तो इसके चलते या तो आपको मेल न्यूट्रिशन होगा या फिर आप में ओबेसिटी जो है वो देखने को मिलेगी, और दोनों ही चीजों के चलते आपका जो मानसिक जो विकास है या फिर आपका जो मेंटल बिहेवियर है उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी इस वक्त में क्रिएट होने लगती है, अपने आप को लेकर एक सेल्फ अवेयरनेस जो है आपके अंदर आने लगती है। तो फिर ये थॉट कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या राय रख रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं, वो बहुत भारी पड़ने लगता है लोगों के दिमागों पे। वो बार बार आप उन्हीं सारी चीजों को सोचना शुरू करते हो। अब पॉइंट ये है कि अगर आप मेल न्यूट्रिश्ड हो तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो दुबला पतला सा हूं और मैं गाल अंदर की तरफ में है, आंखें अंदर की तरफ में धसी हुई हैं और मेरा पर्सनालिटी में कोई दम नहीं है, लोग मेरे को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। अब ये चीज जो अगर ये जो एक हीन भावना जो है आपके अंदर आना शुरू होती है तो फिर वो आपकी सेल्फ एस्टीम को खराब करती है। तो ये जो आपका हेल्थ इशू है या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी जो है आपको नुकसान पहुंचाता है। इसी का उल्टा कर अगर आप देखोगे ओबेसिटी, कि कोई अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो फिर वो ये सोचेगा कि यार मैं तो मोटा हूं, लोग मेरे को देख के पहला क्या ख्याल बनाते होंगे दिमाग में, क्या इनके दिमाग में विचार आता होगा, और इस चीज के चलते जो है अब उसके दिमाग में भी एक हीन भावना बैठने लगेगी। तो चाहे आप मेल न्यूट्रिशन की बात कर लो, चाहे आप ओबेसिटी की बात कर लो, इधर वे इधर कैटेगरी आपको देखने को यह मिलेगा कि सामने वाले का जो बिहेवियर है उसके ऊपर आपको उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस समझ में आएंगे, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस चीज से हर्ट होती है, अफेक्ट होती है। एक
तो सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है। दूसरा आपका सब्सटेंस अब्यूज, तो इसके बारे में हमने बात कर ही ली कि लोगों को कई बार लत लग जाती है, गलत सलत आदतें पड़ जाती हैं ड्रग्स और इन सारी चीज़ों की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, और उसके चलते फिर नुकसान होता है। तीसरा आपका हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह हो गया, और कई बार आपकी इंजरीज हो गई। अब ट्रैफिक इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। जनरली होता यह है, बच्चे इस पर्टिकुलर एज में डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स वगैरह से कि भाई आप या तो हमें बाइक दिलवा दें, या थोड़े से ज़्यादा अगर आप वेल टू डू फैमिलीज वगैरह से हैं तो कार वगैरह की डिमांड करते हैं। ऐसी उम्र में जब इस तरीके के व्हीकल्स आपको मिलते हैं और आप थोड़ा बहुत ड्राइविंग सीख जाते हैं, पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, अब आपकी कोशिश रहती है कि कितना तेज़ हम चला सकते हैं, वो करके देखते हैं। अब इस चक्कर में कई बार आपकी ट्रैफिक इंजरीज हो जाती हैं। अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, कई बार अब अगर ये मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी या इस तरीके की कोई दूसरी भी चीज़ें आती हैं जिसके चलते अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस बैठ रहा है, अगर आपके दिमाग में एंजाइटी आ रही है, मेंटल कोई डिसऑर्डर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, उसके चलते लोग कई बार जो है एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं, सुसाइड्स वगैरह जो है उस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। और इसके अलावा अलग अलग तरीके की वायलेंस, मार धाड़, लड़ाई झगड़ों में आप पढ़ने लगते हो, तो बहुत से इश्यूज वगैरह जो हैं यहाँ पे बनने लगते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं यहाँ पे क्रिएट होने लगती हैं। मैनी ऑफ दीज आर परकर्सर्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर एंड इंजुरीज व्हिच इन्फ्लिक्ट हाई मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑन एडोलेसेंट, देयर हाउसहोल्ड एंड हेल्थ सिस्टम्स। तो इन सब चीजों के चलते अब कई बार होता क्या है, आपको कम्युनिकेबल या फिर कई बार नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वगैरह लग जाते हैं। इन सारी चीजों के चलते होता यही है, लास्ट में आप या तो किसी कम्युनिकेबल डिसीज के शिकार होते हो, या एक से ज्यादा डिसीजेस के शिकार होते हो, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के शिकार होते हो। मगर कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को उसका प्रीकर्सर माना जाता है। एक बार अगर आपको इस तरीके की चीजें हो गई तो इसके चलते कई सारे नाटक हो सकते हैं। या तो आपकी जान जा सकती है, या तो आपकी जान जा सकती है तो मोर्टेलिटी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, या आप में किसी तरीके की डिसेबिलिटी आ सकती है तो आपको मॉर्बिडिटी देखने के लिए मिलेगी। इन सब चीज़ों के चलते अब होगा ये कि अगर आप पूरी तरीके से जो है फिट नहीं रहे, अगर आपके शरीर में कोई विषमता आ गई, अगर आप के साथ में कोई मॉर्बिडिटी का इशू आ गया, कोई हेल्थ डिसऑर्डर आ गया, तो उसके चलते फिर आपके खुद के ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर बहुत से बर्डन पड़ते हैं। मेंटल बर्डन पड़ते हैं, सोशल बर्डन पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल बर्डन पड़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक बर्डन पड़ते हैं। और इन सब चीज़ों के नतीजे में फिर आप एक हेल्दी लाइफ, एक पूरा एक कहते हैं ना वो सर्वांगीण विकास जो होता है, उसके बाद जो पूरी आपकी ज़िंदगी जीनी होती है वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो। चले आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज की तारीख में अगर बात की जाए तो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा जो ट्रिगर करने के लिए चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ जिसके चलते बच्चे और ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा रेलिवेंटली जो है असर दिखा रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो जनरेशन है जितनी ये वल्नरेबल है, या फिर जो उस तरीके से इसके पहले की जनरेशन वल्नरेबल नहीं हुआ करती थी। पूरी तरह से आप इसको सच भी नहीं बोल सकते, मगर हाँ इस चीज़ में दम है। इसकी वजह यह है कि आज की तारीख में जो इंटरनेट है, इंटरनेट के चलते बच्चे जिस तरीके से पूरी दुनिया के साथ में एक्सपोज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा जो है वल्नरेबल बना दिया है इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में, जिन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में इनके पहले वाली जनरेशन उस तरीके से वल्नरेबल नहीं हुआ करती थी। ठीक है जी। मीडिया में खास तौर पे जिस तरीके से आप एक्सपोज हुए हो, उसके चलते बच्चे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस में रहते हैं, और कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कई बार वो अपने आप में सेल्फ हार्म कर लेते हैं। अब कुछ वक्त पहले की बात है, एक गेम बैन किया गया था इंडिया में और कई सारे देशों में, जिसका नाम था ब्लू व्हेल चैलेंज। अब ब्लू व्हेल चैलेंज एक ऐसा गेम था जिसमें आपको कई सारे काम दिए जाते हैं और इस तरीके से उनको करवाया जाता है कि धीरे धीरे आप एक एडिक्शन आपका अंदर हो जाता है, और लास्ट में फिर उस काम में आपको अपने आप को जो है सेल्फ हार्म करने के लिए प्रोवोक किया जा रहा था, और इस तरीके की चीज़ें। अब एक मिनट के लिए सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि एक ऐसा गेम जो आपको खुद को सेल्फ हार्म करने के लिए या सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रहा है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसमें पड़ेगा। मगर वो लोग जो एक्चुअल में इस गेम को खेलते थे वो इस तरीके से एडिक्ट हो जाते थे, वो इस तरीके से इससे एक्सपोज हुए थे, इस तरीके से इसकी जकड़ में थे कि उनको लगता था कि हाँ इट मेक्स सेंस। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एडिक्शंस वगैरह हैं, जिसमें इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कहीं ना कहीं इसने जो है आज की जो जनरेशन है इसमें एक तो इंटरनेट का एडिक्शन, और इसके चलते जो एक्सपोजिशन आप देख रहे हो सोसाइटी में, सोसाइटी जिस तरीके से एक्सपोज हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से आपका एडोलेसेंट जो है इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके चलते वो और ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ज़रूरत यह है कि आज की तारीख में जो आपका एडोलेसेंट ग्रुप है, इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको गाइडेंस चाहिए, और इस तरीके से हेल्प और इस तरीके से गाइडेंस इनको टाइम टू टाइम वक्त पे मिलना चाहिए कि ये जो पीरियड होता है ज़िंदगी का, बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड होता है, ये उससे स्मूथली जो है निकल जाएँ, ये उसको जो है ओवरकम कर जाएँ, ये उसमें से
पीसफुली जो है आपका पार कर जाए और अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बने और वहाँ से फिर जो है अपनी ज़िंदगी को और आराम से आगे बढ़ाएं। इसके लिए वक्त वक्त पर इनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी होती है, इनके हेल्थ केयर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, हेल्थ केयर की एडवाइसेस देना ज़रूरी होती हैं, और साथ ही साथ अगर किसी तरीके की समस्या आ गई, कोई एडिक्शन लग गया है, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपने ट्रीटमेंट कर इनको ठीक करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसके साथ में डील किया जा सके। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो एडोलेसेंट्स हैं उसकी बात खत्म होती है, और अब यहाँ से जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चलें देखते हैं सर। तो जब भी आप डिसेबल्ड्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो अपने पास में डाटा होना चाहिए डिसेबल्ड्स का, कि आपके समाज में अगर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं तो उनका कितना पॉपुलेशन है, कितना उनका प्रोपोर्शन है। जब आपके पास में वो डाटा होगा तब आप सही तरीके से फिर प्लानिंग कर पाएंगे, और डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन कर फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप फर्दर प्लान वगैरह बना पाएंगे। तो 2011 का अगर हमारा सेंसस का रिकॉर्ड हम लोग लेकर चलें, 2011 के सेंसस के रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2.21% जो है वो डिसेबल्ड हैं। अब डिसेबिलिटीज़ कई सारी तरीके की होती हैं, मगर डिसेबल्ड जो कैटेगरी है उसमें अगर आप देखोगे तो फिर ओवरऑल आपको 2.21% जो है के करीब पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। और अगर हम लोग 0 से लेके 6 ईयर्स तक के बीच की बात करें, 0 से लेके 6 ईयर्स के बीच की बात करें, तो उसमें आपको लगभग 7.62% जो है डिसेबल्ड पर्सन देखने के लिए मिलते हैं। अब आज की तारीख में फोकस ये किया जा रहा है कि इन सारे बच्चों के लिए या फिर इन सारे लोगों के लिए जो लगभग आपका 2.21% टोटल पॉपुलेशन का बनते हैं, और 0 से 6 ईयर के एज के बीच की बात की जाए तो उसमें अगर ये नंबर 7.62% तक जा रहा है, इन सब लोगों के लिए आपका इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह करवाया जाए, इंक्लूसिव प्रोग्राम्स चलाए जाएं, जिसके चलते इन सब लोगों का कलेक्टिव तौर पर जो है ध्यान रखा जा सके। कैसे और क्या वो अब हम लोग आगे देखेंगे, मगर ये डाटा इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि अगर जब तक आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली कितना जो है डिसेबल्स आपके पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, तब तक आप उस हिसाब से पॉलिसी बनाकर उसको फंड अलॉट कर नहीं पाओगे। अब जब एक अंदाजा लग गया कि 2.21% टोटल है, तो फिर आप टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2.1 या 2.3% तक अगर आप निकालोगे तो आपको एक सही अंदाजा लग जाएगा कि इतने लोगों के लिए आपको जो है पॉलिसी बनानी है, पहली चीज। दूसरी बात, अब 7.62% अगर आपके डिसेबल्ड पर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं आपके बच्चों के एज ग्रुप में 0 से लेके 6 के, तो 0 से लेके 6 तक के बीच में फिर आपके अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप इसे कैलकुलेट कर एग्जैक्ट इतना परसेंटेज अगर निकल कर आ रहा है, इसे कैलकुलेट कर आप एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हो। एग्जैक्ट नंबर मिलने के बाद में फिर पॉलिसीज वगैरह बनाना आपके लिए आसान हो जाता है कि उसके हिसाब से फिर आप बजट वगैरह जो है अलॉट कर सकते हो। खैर, अब डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ जो दिक्कतें हैं वो आपका जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ऐसा होता ही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो डिफरेंटली एबल्ड है या उसके शरीर में किसी तरीके की विषमता है, इसके और भी रीजंस वगैरह होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में ये है कि वो इसको अपनी इज्जत के साथ में जोड़ के देखने लगते हैं और अशेम्ड महसूस करने लगते हैं उस बच्चे के डिफरेंटली एबल्ड होने के कारण। अगर किसी घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके साथ में जन्म से ही जो है अगर किसी तरीके की कोई विकृति है, तो वो विकृति है अब उसमें उस बच्चे का तो खैर कोई दोष है नहीं, मगर अब कई बार फैमिलीज ये करती हैं, उसको एक शर्मिंदगी के तौर पे लेने लगती हैं और उस बच्चे को जो है समाज से छुपा के, बचा के या समाज से छुपा के अपने घरों के अंदर ही जो है बंद रखने की कोशिश करती हैं, और जितना हो सके उतना कम से कम जो है एक्सपोजर उन बच्चों को दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो बच्चों को कोई दिक्कत है या फिर वो एक्सपोजर देने से उनको कोई प्रॉब्लम होगी, ये इसलिए उन्हें लगता है क्योंकि लोग जो है अपने आप में अशेम्ड महसूस करते हैं, समाज के सामने जाने में डरते हैं। अब ये सोच बहुत ज्यादा कुत्सित किस्म की सोच कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कुत्सित सोच है, या फिर बहुत ज्यादा, अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा छोटी सोच है, बहुत बीमार सोच है, मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं उनको घरों के अंदर बंद करके रखा जाता है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सिर्फ समाज के लेवल पर ही नहीं होता, फैमिली के अंदर भी आपको इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलते हैं कि आपके ऊपर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता, आपके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया जाता। कई बार आपके कई इलाकों में आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जितना फोकस एक नॉर्मल बच्चे के ऊपर किया जाता, अगर वो बच्चा नॉर्मल होता तो, या फिर ये जो बच्चा अगर आपका डिफरेंटली एबल्ड ना हो कि एकदम अच्छे से पैदा हुआ होता, तो जितना अच्छे से ध्यान रखा जाता उसका, उतना अच्छे से ध्यान इस बच्चे का नहीं रखा जाता। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है आपको फैमिली, जो समाज के तौर पे देखने को मिल रहा है और फैमिली के तौर पर देखने को मिल रहा है, ये कई सारे लेवल्स पर होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपको घर के अंदर बंद करके रखा है या फिर आपको अपने कमरे में बंद करके रखा और बाकी सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अब आपको डिस्क्रिमिनेशन कई सारे लेवल्स पर देखने को मिलता है। लेट्स से घर में
में 3 भाई हैं और एक भाई जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है और 2 भाई जो हैं वो ठीक हैं, तो 2 को आप एक अच्छे स्कूल में भेज रहे हो, एक की आप जो डिफरेंटली एबल्ड उसकी या तो होम स्कूलिंग कर रहे हो, स्कूल ही नहीं भेज रहा है, या फिर एक छोटे मोटे स्कूल में भेज दिया, ये सोच के कि यार ये तो ऐसा ही है, अगर इसको पढ़ा के लिखा के इस पे पैसा लगा के क्या मिलने वाला है। अब ये सोच बड़ी कह सकते हैं बीमार सोच है, मगर कई लोग इस तरह से सोचते हैं और बड़ी मात्रा में लोग इस तरीके से सोचते हैं, ये थॉट प्रोसेस जो है लोगों का निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल सेंटर्स वगैरह में जो है डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के खिलाफ होता है। वर्क प्लेसेस वगैरह में अगर इनमें से किसी को नौकरी भी मिल जाती है एडल्ट के तौर पर, तो वर्क प्लेसेस पर जो है इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज तक में जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो है किया जाता है। तो इन सब चीजों के चलते अब ये व्यक्ति जो है जिसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बाकी उसको कुछ होना हो, पहले ही उसके दिमाग में जो है कई सारी तरीके की आपके हीन भावनाएं आपने बैठाना शुरू कर दी है, कई सारे तरीके से आपने उसकी डिसेबिलिटी को लेकर उसको इतना ज्यादा कॉन्शियस कर दिया है कि वो कभी जो है उससे निकल ही नहीं पाएगा, वो कभी खुशी नहीं हो पाता, वो कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाता, वो पूरे टाइम इसी में घिरा रहता है कि भाई मेरे साथ जो है हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है या कहीं और दिक्कत है और उसके चलते मेरे साथ ये होना है। अब ये जो स्टिग्मा है जो उसकी डिसेबिलिटी के साथ में एसोसिएट कर दिया गया है, इस स्टिग्मा के चलते कई बार एक तो आपको फैमिलीज आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है, इसी के साथ साथ कई बार आपकी फैमिलीज वगैरह जो हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम बनना पड़ता है। जैसे कई बार ये हो रहा है कि कोई बच्चा जो है डिफरेंटली एबल्ड है, एक मोहल्ले में आप रहते हो, आप किसी दूसरे बच्चे की बर्थडे पार्टी हो रही है, उसमें लगभग सब लोगों को बुलाया जा रहा है या सब फैमिली बच्चों को बुलाया जा रहा है, जो आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है उसको नहीं बुलाया जाता। अब इस तरीके की चीजें, इस तरीके के छोटे छोटे लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलते हैं, वो बच्चे को तो कड़वाहट से भरते ही भरते हैं, या व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल्ड है उसमें तो कड़वाहट लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ आपकी फैमिली में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके चलते फैमिली में भी जो है दूसरे मेंबर्स में कड़वाहट आने लगती है और कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो है उसमें ये चीज आपको दिखने लगती है। नतीजा ये होता है फैमिली के साथ चलिए जो चीजें हो रही हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके साथ में आपको कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिलने लगते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बर्डन जो है पड़ने लगता है, वो आइसोलेट हो जाते हैं और इस तरीके की चीजों के कारण अपने को अल्टीमेटली समझ में आता है कि एक व्यक्ति जो चलिए किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का शिकार है मगर जो फिर भी ठीक ठाक जिंदगी जी सकता था, उसकी उस ठीक ठाक जिंदगी के रास्ते में भी कई सारे रोड़े आ जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आप चलोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आप देखोगे तो डिसेबिलिटी को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि भाई ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें कई सारी तरीके की जो डिसेबिलिटीज वगैरह है उनको शामिल किया गया। अगर आपको हाथ में कोई समस्या है तो भी आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डाला गया, पैर में कोई दिक्कत है तो भी, मानसिक तौर पर कोई समस्या है तो भी, और इसके अलावा कहीं और शारीरिक तौर पर कोई और विषमता अगर आपके अंदर है, कोई और इंपेयरमेंट या कोई और दिक्कत आपके अंदर है, कोई और लिमिटेशन है, तो उसको भी जो है फिर आपने डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डाला है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कई सारी तरीके की लिमिटेशंस वगैरह को जो है कवर करता है। और ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम की ही बात नहीं है, डिसेबिलिटी का मतलब यही नहीं है कि शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई मेडिकल सिचुएशन है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपने उसको डिसेबिलिटी बोल दिया। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, डिसेबिलिटी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। कई बार कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कोई दिक्कत है तो उसकी डिसेबिलिटी के चलते समाज उसके साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसके बिहाफ पे वो व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट या इंटरैक्ट करता है, इसके चलते फिर उसकी जिंदगी पे किस तरीके के असर पड़ते हैं, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज को जो है कवर किया गया है, इसलिए डिसेबिलिटी उतनी भी सिंपल नहीं है जितना ये समझ में आती है या जितना ये आसान आपको ऊपर से देखने में लगती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, अगर किसी वजह से आपके साथ शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई विषमता है, कोई अगर ऐसी चीज़ है आपके साथ में जिसके चलते आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह या नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी पा रहे हैं, तो उस बहुत सी प्रॉब्लम्स और बहुत से सोशल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल और स्टिग्मास वगैरह जो हैं उनके साथ में आप जुड़ जाते हो, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर असर डालते हैं। इन सारी बातों को सरकार ने भी रिकॉग्नाइज़ किया और अल्टीमेटली एक पॉलिसी जो है वो लोग लेकर आए थे 2006 में, जिसका नाम है द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि वो व्यक्ति जिनके साथ में किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है, वो अगर किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी का शिकार है तो उसके लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी लाई गई थी। सबसे पहली चीज़ जो इस पॉलिसी में की गई वो ये है कि हर वो व्यक्ति जो आपका डिसेबिलिटीज़ का शिकार है उसको भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर कंट्री के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने जब बातचीत शुरू करी थी तो डिसेबिलिटीज़ के जो व्यक्ति थे उनके साथ में पहली बात
क्या निकल कर आई थी कि समाज से उनको छुपा के रखा जा रहा है, फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि उनके साथ में किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है या फिर वो किसी तरीके की किसी विषमता का शिकार है। मगर यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है उसने उसका उल्टा ही कर दिया। उसने हर वो व्यक्ति जिसके साथ में डिसेबिलिटी है उसको बाकायदा एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर देश के लिए रिकॉग्नाइज किया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी कोई समस्या है तो उसको सम्मान देना है। जो आप उसके लोगों के बिहेवियर के चलते उसमें जो एक अनवांटेड होने की जो एक फीलिंग आ रही थी, एक समाज के ऊपर जो है एक लाइबिलिटी होने की फीलिंग आ रही थी, आपको उससे बाहर निकालना है। तो पहली चीज सरकार ने यही किया, एक हीलिंग टच दिया है, ये रिकॉग्नाइज करके कि भाई कोई बात नहीं, आपके साथ में कोई समस्या है मगर आप देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, देश के लिए आप रेलेवेंट हो, पहली चीज। दूसरा ये कि ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं इस तरीके का, इस पॉलिसी की मदद से, इस पॉलिसी के तहत ऐसे प्रोग्राम्स लाकर ये इस तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आपके ये जो समाज का तबका है इसको भी बराबरी की अपॉर्चुनिटीज मिले, सही तरीके से इनका प्रोटेक्शन हो, इनके राइट्स का, और ये भी जो है समाज में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने को ध्यान रखना है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो क्या करती है, सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करती है कि ये लोग जो हैं वैल्यूएबल एसेट हैं। दूसरी बात ये कि ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहती है उनको ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, उनका प्रोटेक्शन करना चाहती है उनके राइट्स वगैरह का, और वो इंश्योर करवाना चाहती है कि इनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने के साथ साथ पूरा जो पार्टिसिपेशन है समाज में वो मिल सके, जिससे कि ये भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें और बढ़िया अपने लाइफ वगैरह जो है बना सकें। अब इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है 2030 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक एजेंडा दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इस तरीके की कई सारी चीजें जो है उन्होंने दे रखी हैं हर एक देश को जो आपको अचीव करनी है। तो 2030 का यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा है जिसमें उन्होंने एसडीजीज, हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर एसडीजीज, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि भैया जरूरी है कि जो व्यक्ति हैं जिनके साथ में कोई डिसेबिलिटी है या फिर अगर कोई व्यक्ति वल्नरेबल सिचुएशन में है तो उनके भी जो नीड्स वगैरह हैं, उनका भी जो इश्यूज वगैरह हैं उनका ध्यान रखा जाए और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाई जाए ताकि उनको किसी तरीके की समस्या ना आए। अकॉर्डिंगली आप ये भी कह सकते हो कि हम लोगों ने 2006 में ही जो है इस चीज का ध्यान रखा था और 2006 में ही जो हमने उस तरीके की पॉलिसी बनाई थी, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस का जो 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है उसको फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी 2006 जो है वो कर रही है, और इसके तहत में कई सारी प्लान्स वगैरह बनाकर कई सारी चीजें कर इस तरीके के लोगों को जो है केटर किया जा रहा है। अब तो ये सारी बातें अपन लोगों ने यहाँ से देखी हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर हो भी रही हैं, नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके काम हो रहा है। यहाँ से एक बात तो कुल मिलाकर अपने को समझ में आ जाती है कि इस तरीके की जो ये पॉपुलेशन है इसके फिजिकल, इसके सोशल और इसके इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना अपने आप में एक बहुत मेजर चैलेंज है, अपने आप में एक बहुत रेलेवेंट या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कई सारी पॉलिसीज वगैरह जो हैं इस बात को ध्यान में भी रख के बनाई गई हैं कि भाई एजुकेशन की फील्ड की बात हो या हेल्थ की फील्ड की बात हो, जो अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज, इस तरीके के डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिलीज को फेस करना पड़ती हैं, उसको वो लोग ठीक तरीके से ओवरकम कर सके, उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, उसका ध्यान रखा जा सके। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे कि इस तरीके की समस्याओं में घिरे हुए जितने भी लोग हैं या उनकी फैमिलीज के साथ में जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस करती हैं, इस तरीके की फैमिलीज और इस तरीके के बच्चों को के एजुकेशन में और हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आती हैं उनको ओवरकम किया जाए, और बाकी सारी चीजें जो है उसके साथ में फिर जुड़ती चली जाती हैं, बाकी सारी चीजें भी जो है उसके साथ में हो। कुल मिलाकर फोकस जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर है, यानी कि आप इनको इंक्लूड करके चलोगे, आप इनको एक्सक्लूड करके नहीं चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ में ही रखा जाएगा और उन्हीं के साथ में पढ़ाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को भी जो है नॉर्मल बच्चों के बीच में रखोगे और वो साथ में ही जो है बड़े होंगे। चलिए ठीक है, एक डिसेबिलिटी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बच्चे से उसकी जिंदगी छीन लेंगे या फिर बच्चे से उसका खुश होने का अधिकार या उसका बचपना जो है वो छीन लेंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरा जो फोकस है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर है ताकि इनका वेलफेयर हो सके डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का और बाकी सारी चीजें करवाई जा सके, और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। या फिर अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं करें, अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल
इंडिविजुअल लेवल पर भी बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाहते हैं हमारे समाज में आए, हमारे बाकी सारी चीजों में आए, उसके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो ये जो है आपके डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की हेल्थ नीड्स की बात हो गई। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातचीत करेंगे, जिसमें अब हम लोग इंडिया में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, उनका जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे। उसका कुछ डाटा है, उस पर थोड़ी सी अब हम लोग बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ, जस का तस मैंने वहां से उठा के इसको जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ के स्टेटस से रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा वगैरह वक्त वक्त पे इकट्ठा होता रहता, उसको यहाँ पर जो है कोट किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है, इससे अपने को एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है इस बात को लेके कि बच्चों को लेके हमारे पास जो डाटा है वो आखिर हमारे समाज की क्या तस्वीर शो करता है, हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, कितना हमने काम कर लिया और कितना आगे हमें जाना है। सबसे पहले अगर हम लोग सेक्स रेशो की बात करें तो 0 से लेकर 6 साल तक के अगर आप बच्चों की बात करते हैं उनका सेक्स रेशो 918 निकल कर आता है। इसी तरह से अगर आप 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के सारे बच्चों को इंक्लूड कर लोगे तो उसका जो सेक्स रेशो है वो 916 निकल कर आता है। और अगर आप सारी एजेस की बात कर लोगे, सिर्फ बच्चों की बात नहीं करोगे, सारी एजेस की बात कर लेते हो सबको मिलाकर, तो वो 943 निकल कर आता है। इसके अलावा ये जो सेक्स रेशो है वो महिलाओं के फेवर में नहीं है। कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपको देखने के लिए मिलता है कि मेल टू फीमेल सेक्स रेशो जो है उसमें फीमेल जो है डिसएडवांटेज पर है आज की तारीख में भी। तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि आपका सेक्स रेशो जो है इसमें भी और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, फीमेल जो सेक्स रेशो है उसको कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी और इंप्रूव किया जाना चाहिए। कई जगहों पर ये डिसएडवांटेज पोजीशन में आज की तारीख में भी देखने को मिलती हैं। अब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016 है, उन्होंने कई सारे डाटाज वगैरह रिकॉर्ड किए और उसमें फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो निकल कर आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक बच्चा जो जन्म होते ही जिसकी मृत्यु हो गई, जन्म के वक्त में मृत्यु हो गई या जन्म होने के बाद काफी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ये सब कुछ जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आता है। तो 2011 में जब इसको चेक किया गया था तब वो 46 के करीब आता था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर 100 बच्चों का जन्म हो रहा है उसमें से 46 के करीब जो, या 1000 का अगर जन्म हो रहा है तो उसमें से 46 जो है उनके करीब 46 वगैरह जो हैं उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। मगर अब ये चीज भी जो है इंप्रूव हुई है और 2016 में आकर ये 34 पर रुक गया है पर 1000। अगर आप देखोगे तो पहले अगर 46 डेथ्स हो रही थी इन्फेंट मोर्टेलिटी में, तो आज की तारीख में 34 हो रही है। तो इसमें अपने को इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिला है 2016 में। और 2022 या फिर अब जैसे आगे की भी बात करते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है इसमें गुंजाइश है सुधार की, काफी ज्यादा जो है गुंजाइश है इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की। बड़े स्टेट्स की अगर बात की जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शॉर्ट में आईएमआर लिखा गया है, तो बार बार अभी आईएमआर आएगा, इसका मतलब अपने को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझकर चलना है। बड़े स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है काफी ज्यादा वेरिएशन शो करता है। अगर आप केरला की बात करोगे तो वहां पे आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 का देखने के लिए मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो यहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको 47 का देखने को मिल रहा है। इसी तरह से फीमेल्स की अगर बात की जाए तो उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल पूरे देश का 36 निकल कर आता है और मेल्स की बात की जाए तो 33 निकल कर आता है। मतलब यह कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो इस पे एक तो आपके अलग अलग स्टेट्स में काफी सारा काम करने की जरूरत है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को और ज्यादा कम किया जाए। इंप्रूवमेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। पर 1000 में अगर 46 से आप 34 पर आ गए और देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, मगर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा यह कि जो फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको और ज्यादा भी कम करने की जरूरत है और कई सारे स्टेट्स वगैरह हैं जिनमें अभी और ज्यादा काम करना जरूरी है और ज्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह की दरकार है। चले आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा सरवाइव कर गया, इन्फेंट के तौर पर उसकी जो है मृत्यु नहीं हुई, मगर 5 साल का होते होते 5 साल की अपनी जिंदगी होने के पहले अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है फिर आप अंडर 5 मोर्टेलिटी बोलते हैं। अब अंडर 5 मोर्टेलिटी जो आपने देखी थी 2016 में, अंडर 5 मोर्टेलिटी निकल कर आई थी 39, यानी कि पर 1000 बच्चों में 39 के करीब जो है 5 साल का होने के पहले उनकी मृत्यु हो जा रही है ऑल इंडिया लेवल पर। अब सिग्निफिकेंटली इसमें आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रूरल और अर्बन एरियाज में इसमें काफी ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलता है। रूरल एरियाज में अगर आप अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो वो ज्यादा निकल कर आती है
और अगर अर्बन एरियाज में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है। इसी तरीके से बड़े स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी अगर देखा जाए तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 11 पर है, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो ये 55 पर निकल कर आती है। मतलब ये कि अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स देखने के लिए मिल रही है। कई जगहों पर कम है, कई जगहों पर बहुत ज्यादा है। जहां पर ज्यादा है वहां पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश जैसा स्टेट जो है अब काफी बड़ा स्टेट है, और यहां पर जो है अब अगर 55 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल कर आता है, मतलब इसमें बहुत अभी काम की गुंजाइश है। यहां पर अभी काफी ज्यादा जो है अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे बहुत इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पर अगर एनीमिया की बात की जाए, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, तो 28% के करीब जो बच्चे हैं उनमें आपको माइल्ड एनीमिया देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि थोड़ी सी जो है कमी आपको देखने की मिलती है खून वगैरह की और सारी चीजें। 29% जो है उनमें आपको मॉडरेट एनीमिया देखने के लिए मिल रहा है, और लगभग 2% के करीब जो बच्चे हैं उनमें सीवियर एनीमिया आपको 2015-16 के डाटा के अनुसार समझ में आता है। यह भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर काफी ज्यादा भी काम करने की जरूरत सरकार को रहेगी, या सरकार को इसके ऊपर और ज्यादा काम जो है करना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक आपका सर्वे है, टाइम टू टाइम होता रहता है, तो आपका किस तरीके से जो है फैमिलीज की हेल्थ और समाज में किस तरीके से आपका व्यवस्थाएं चल रही हैं हेल्थ को लेकर, उसका सर्वे होता है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था NFHS 4 के नाम से 2015-16 में। इसने ये शो किया था कि ऑल इंडिया लेवल पर 38% के करीब जो बच्चे हैं जो 5 साल के कम के हैं वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब यह है कि उनका जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से जो उनकी जो हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट उनकी है नहीं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये चीज निकल कर आई है कि आपके देश में लगभग 38% के करीब बच्चे जो हैं उनकी हाइट, उनकी जो एज है उसके हिसाब से उनकी हाइट डेवलप नहीं हुई है, वो स्टंटेड है। ठीक है, अब 2005 और 6 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, लगभग 48% के करीब जो है इसमें इंप्रूवमेंट आया है। मगर अभी भी बच्चों में जो स्टंटिंग आपको देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में लगभग 41% के करीब जो बच्चे हैं वो स्टंटेड है, अर्बन एरियाज में लगभग 31% के करीब जो बच्चे स्टंटेड हैं। तो अभी भी जो है काम करने की गुंजाइश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 2005 और 6 में जितना आपको स्टंटिंग देखने को मिल रही थी, जो अंडर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा था, आज की अपेक्षा वो लगभग 48% ज्यादा था, या आज जो है उसमें लगभग 48% की कमी आई है NHFS 2015-16 के अनुसार। मगर इसमें और ज्यादा गुंजाइश या सुधार की जरूरत है। 5 स्टेट्स की अगर आप बात कर लेंगे तो वहां पर आपको स्टंटिंग जो है अंडर 5 की एज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि बच्चा अगर 5 साल का नहीं हुआ या 5 साल तक का हो रहा है तो उस एज के हिसाब से उसका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना हाइट ग्रो होनी चाहिए थी, अगर उतनी नहीं हुई है, ये स्टंटिंग अगर आपको देखने को मिल रही है तो 5 स्टेट्स में प्रीवेलेंटली बहुत ज्यादा है। बिहार में लगभग 48% आपको देखने को ये चीज मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 46% के करीब देखने को मिल रही है, झारखंड में लगभग 45% और मेघालय में 44%। सबसे कम आपको स्टंटिंग वगैरह जहां देखने को मिल रही है वो है अंडर 5 स्टंटिंग, वो है 20% के करीब केरला में और गोवा में। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट, ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आप पॉलिसीज बनाते वक्त ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें इस पर्टिकुलर चीज को भी जो है रिमूव करने के लिए, इसको भी खत्म करने के लिए जो है काम करना जरूरी हो जाता है। और डाटाज वगैरह देखते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर यह देखा गया है कि 21% बच्चे जो हैं 5 साल से कम के वो वेस्टेड हैं। वेस्टेड का मतलब है कि उनकी कमर वगैरह जो है उसका उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया जिस हिसाब से उसका विकास होना चाहिए था, तो इसको कई बार हम लोग वेस्टिंग बोलते हैं या वेस्टेड बोलते हैं। तो वो बच्चे जो 5 साल से कम के हैं, अब ये एक बात और है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग जनरली आपको दोनों साथ साथ देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी स्टंटिंग नहीं हुई है और सिर्फ वेस्टिंग हो गई, और वेस्टिंग नहीं हुई है और सिर्फ स्टंटिंग हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर स्टंटिंग हो रही तो वेस्टिंग भी जो है आपको साथ में ही देखने के लिए मिलती है। तो 21% के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनकी कमर जो है उनके हाइट के हिसाब से जो है डेवलप नहीं हो पाई है, तो उनमें जो है वेस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो वहां पर सबसे कम 6% के करीब आपको देखने को मिलती है, और झारखंड में लगभग 29% के करीब जो है ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ये हो गया। इसके बाद में 6 से लेके 59 मंथ्स के जो बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। 6 महीने से लेके 59 मंथ्स तक के बच्चों में एनीमिया वगैरह जो है इसका प्रिवेलेंस भी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हरियाणा में 72% के करीब जो है ये आपको बच्चे जो 6 महीने से लेके 59 मंथ्स के बीच में उसमें एनीमिया आपको देखने को मिल रहा है। 72% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इस पे आप कम से कम इस स्टेट में जो है आपको रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। मिजोरम की बात की जाए तो वहां पे लगभग 19% है,
है तो वहां पे ये काफी कम है, बट फिर भी 19% एक बड़ा नंबर होता है, यहां पर भी अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो एज ग्रुप की भाई 6 मंथ से लेके 59 मंथ्स तक के बीच के जो बच्चे हैं, इनके एनीमिया वगैरह के ऊपर अभी आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब ये कि माता जब प्रीनेटल आपका जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, जब बच्चा गर्भस्थ है, जब मां के कोख में है, अभी प्रेगनेंसी है, उस वक्त में और पोस्ट डिलीवरी के बाद में सरकार को भी और ज्यादा पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी अच्छी, जिससे बच्चे का और उनकी जो माता है उनका ज्यादा ध्यान रखा जा सके। ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप देखोगे तो 62% के करीब जो चिल्ड्रंस हैं 12 से लेके 23 महीनों के बीच में उनको वैक्सीनेशन वगैरह जो हैं आपके मिल जाते हैं at any time before the NFHS -4 and 54% received all basic vaccinations by 12 months of age। तो ये डाटा ये कह रहा है कि 62% बच्चे 12 से लेके 23 महीने के होने के बीच में उनको उनके बेसिक वैक्सीनेशंस मिल जाते हैं, और 54% के करीब जो हैं उनको 12 महीने हुक्का होते होते जो है वैक्सीनेशंस वगैरह उनके लग जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज हो रही है कि काफी बड़ी मात्रा में इस लेवल पर बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह हो जा रहा है टाइम से, जिसके चलते ऐसी बीमारियां जो प्रिवेंटेबल की कैटेगरी में आती हैं उनके वो शिकार नहीं होते, प्रिवेंटेबल डिसीजेस वगैरह से वो बच जाते हैं। 62% 12 से लेकर 23 महीनों के बीच में जो है उनको सारे के सारे वैक्सीनेशन वगैरह लग जाते हैं। 54% को जो है बेसिक वैक्सीनेशन 12 महीने का होते होते मिल जा रहे हैं। ये एक ठीक ठाक बात है, बट फिर भी और इंप्रूवमेंट की इसमें दरकार अभी भी बनी हुई है। लास्ट आपका आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये इसका जो डाटा है वो ये बताता है कि बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, यानी कि जो 18 साल से कम की एज के लोग हैं, बच्चे वगैरह हैं, जो भी आपकी कैटेगरी में चिल्ड्रंस वगैरह आ जाते हैं, एडोलेसेंट्स आ जाते हैं, इनके खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं ये इंक्रीज हुए हैं। लगभग 24 लाख के करीब जो हैं लगभग 24 के करीब जो है पर लाख चिल्ड्रंस 2016 में ये हो रहा था। 21.1% 2015 में हो रहा था, यानी कि यहां पर आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। 24 पर लाख चिल्ड्रंस, यानी कि 1 लाख बच्चों में लगभग 24 बच्चों के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं 2016 में, और 2015 में यही डाटा 21.1% था। तो इसमें जो है इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला। अब यहीं पर जो है बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो इनसे बच्चों को बचाने के लिए, या फिर अगर कोई इस तरीके के क्राइम करता है तो उसको सख्त सजा देने के लिए खास तौर पर जो है कानून सरकार ने पास किया था, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको पॉस्को भी बोला जाता है, कई बार इसको पॉस्को एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, या फिर पॉस्को एक्ट है, इसने यह रिपोर्ट किया है कि लगभग 34.4% के करीब तक जो है बच्चों के खिलाफ क्राइम वगैरह हो रहे हैं, और यह चीज ठीक नहीं है। या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, जो आपके क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं, वो लगभग 34.4% हाई हैं पहले की अपेक्षा जितना रिपोर्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। ये सारी चीजों के ऊपर भी जो है काम करने की जरूरत है। तो ओवरऑल अब ये जो डाटा है इसको शेयर करने की वजह यह है आप लोगों के साथ में कि अब यहां पे अपने पास में एक नंबर आ गया कि भाई ये बच्चे जो हैं इनके सेक्स रेशो पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। अब जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो सेक्स रेशो को कैसे इंप्रूव करना है उसको ध्यान में रख के बनाई जाएगी। अब यहां पर जो है आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पता चला, तो अब यहां इस पर्टिकुलर डाटा की मदद से जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। किस तरह से इसको कम करना है, सेक्स रेशो में किस तरीके से आपको चेंजेस वगैरह करने हैं फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को किस तरीके से जो है आपको कम करना है इसके लिए। इसी तरह से अंडर 5 की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके लिए अब आपको क्या कदम उठाने हैं, ये डाटा अगर आपके पास में है तो आप इसको ध्यान में रखकर सही पॉलिसी बना सकते हो। ये जो हेल्थ सर्वे वगैरह निकल कर आते हैं और जिस तरीके से आपको स्टंटिंग और वेस्टिंग के बारे में पता चल रहा है, तो पोषण अभियान में आप किस तरीके की चीजें कर सकते हो, न्यूट्रिशन ज्यादा मिले बच्चों को, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे चावल वगैरह जो हैं उनमें आप कई सारे उनमें कई सारी तरीके की प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हो कि उसमें न्यूट्रिशन वगैरह जो है बच्चों में जाएं, और उसकी मदद से जो है फिर उनको जो ये स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है इससे आप निकल सकें। तो ये सारे एनीमिया वगैरह को जो है इसको रोकने के लिए जो है पॉलिसीज वगैरह बनाई जाए। सबसे बड़ी बात, अगर आपके जो बच्चे वगैरह हैं उनको वैक्सीनेशन अभी उतना नहीं लग रहे हैं, लगभग आप 54 या 62% तक अगर आप पहुंच पाए हो तो वैक्सीनेशन का और ज्यादा दायरा बढ़ाया जाए। इसके लिए फिर क्या किया जाए, वो स्टेट्स वगैरह जहां पे स्पेसिफिकली पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है शिकार है, बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसका बड़ा हिस्सा जो है अगर वो एनीमिया का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए फिर क्या किया जाए। ये सारा जो रिकॉर्ड है बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं इस तरीके से मदद करता है आपकी पॉलिसीज वगैरह को बनाने के लिए, और बच्चों के प्रति ज्यादा इफेक्टिवली जो है आप इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बनाकर उनके वेलबींग के ऊपर इफेक्टिवली ध्यान दे सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने चिल्ड्रंस की जो अलग अलग आपकी एज ग्रुप्स हैं, एडोलेसेंट्स जो हैं, इसके बाद जो आपके डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके सामने क्या हेल्थ के चैलेंजेस वगैरह हैं, क्या उनके इश्यूज़ वगैरह हैं, उसको लेके हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह किया है। नेक्स्ट अब अपना जो सेशन रहेगा उसमें जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हो गए, सोसाइटी हो गई, आपकी अलग अलग और इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, उनका एक बच्चे की हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है या उसके पूरे के पूरे सर्वांगीण विकास में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एंड उसमें फिर ये भी देखेंगे कि और ज़्यादा क्या जो इम्प्रूवमेंट वगैरह हैं किए जा सकते हैं। मगर आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पे सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। कई बच्चे शिकायत भी करते हैं कि यूट्यूब पे भाई वीडियोस वगैरह या प्लेलिस्ट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है कि ऐसी कोई समस्या आपको यहाँ पर ना आए। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो एकदम ऑर्डर्ड तरीके से, एक ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज देखने को मिलेगा। जैसे आपका किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका एक पूरा अलग रिकॉर्ड बना हुआ है। 6 से लेकर 12 तक आपका सीबीएसई हिंदी, उसका एक अलग रिकॉर्ड है। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपीएससी, बैंकिंग, जो भी आपके वेरियस अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं, सबका जो है यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा एक ऑर्डर तरीके से प्लेलिस्ट वगैरह बनाई गई है। अब लेट्स से अगर आपने यहाँ पे क्लास 11 पे क्लिक किया तो क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और भी जो दूसरे आपके कोर्सेज वगैरह हैं, सब निकल कर आ जाएंगे। जिस भी टीचर के कोर्स पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर वो आपका जो कोर्स है पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा आपको एक्सेस करने के लिए। उसका सिलेबस ओवरव्यू, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और सारा का सारा जो कंटेंट है आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से फिर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैग्नेट ब्रेन्स आपसे किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं चार्ज करता, किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन या इस तरीके की कोई भी चीज की डिमांड नहीं करता। बस एक ही चीज के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए। तो इसका जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग फायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज्यादा इससे बेनिफिट करें, जितना हो सके उतना अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें, करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें, जितना हो सके इसके बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि वो सारे बच्चे भी इससे जुड़ सकें जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स यहाँ पर है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, ताकि आप लोग अपनी गाड़ी कमाई जो है माता पिता की वो बचा सकें, अच्छे से अच्छा ज्ञान आपको मिल सके और बढ़िया से बढ़िया एक इंसान के तौर पर, एक एम्पावर्ड इंसान के तौर पर आप निकल कर आए। क्योंकि एजुकेशन से अच्छा, एजुकेशन से बड़ा, एजुकेशन से ज़्यादा सशक्त और एजुकेशन से ज़्यादा पावरफुल कोई और एम्पावरमेंट इस दुनिया में नहीं होता है। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।